यहाँ पर सोने के साथ ही करेंगे, जहां पर एक हफ्ते में 2700 रुपए प्रति 10 ग्राम हमने सोने के भाव गिरते हुए देखे हैं। यानी कि 7 महीने के लोज पर सोना है और 1.5 साल के लोज पर यहाँ पर चांदी कारोबार कर रही है। कैसे करेंगे इसमें कारोबार बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर यूएस फेड की हॉकिश स्टेटमेंट के चलते कच्चे तेल में फाइनली मुनाफा वसूली देखने को मिली है। यहां पर भी अगर फ्राइडे और आज के दिन में देखें तो करीबन 4.5% की गिरावट कच्चे तेल में दर्ज हो चुकी है। बात करेंगे यहां पर गुआर, हल्दी, जीरे की भी, जहां पर मुनाफा वसूली अब हमने बढ़ती हुई नजर आई है। एग्री कमोडिटीज में कहां कारोबार होगा, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता, मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ भी हैं हमारे साथ ही साथ जीरा और गुआर पर बात करेंगे दिनेश भट्टर जी से। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर किशोर नारने भी जुड़े हैं। चिराग, पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की मुनाफा वसूली सोने में है और आप तो कहते भी रहे हैं काफी समय से, लेकिन 1940 के बाद 1815 तक के लेवल्स जितनी जल्दी से हमने आते हुए देखे हैं, यानी कि एक हफ्ते में करीबन $100 की जो गिरावट है, इसे आप कैसे ऑन चार्ट्स देखते हैं? यहां से क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए मनीषा, सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे आपने कहा कि हम तो कहते आ रहे हैं कि ये शायद जो सोने की ट्रेड हो रही थी 1900, 1950, $1970 के आसपास, वो एक्चुअली रियलिस्टिकली प्राइस नहीं थे, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्टेशन और फेड जो अपना स्टांस बरकरार रखे हुए थे पिछले एक साल में, उसके अंदर एक जिसे हम कहते हैं डाइवर्जेंस था। अब ये हो रहा है, जो हमने पिछले एक आध हफ्ते में देखा है कि मार्केट एक्सपेक्टेशंस और फेड की जो स्टांस है या फेड की जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है इंटरेस्ट रेट को लेके, इकोनॉमी को लेके, उसके अंदर एक अलाइनमेंट हो रहा है। इसीलिए हमने ये बहुत ही ज्यादा तेजी से अराउंड $100 की गिरावट गोल्ड में आते हुए देखी है। अब आगे की चाल क्या होगी, उसका जो सबसे बड़ा जो हम कहते आ रहे हैं कि ड्राइवर होगा यूएस इंटरेस्ट रेट पॉलिसी बाय द फेड, और वो अब ज्यादा क्लियर होते जा रहा है कि फेड विल होल्ड फॉर लॉन्ग, यानी फेड शायद इस साल या अगले साल के स्टार्टिंग तक अपने इंटरेस्ट रेट की दरें ऊंची बरकरार रह सकती है, और इंटरेस्ट रेट कट अगर आएंगे तो वो सेकेंड हाफ में ही आएंगे। हाँ, ये सारा सिनेरियो बदल सकता है अगर इन्फ्लेशन प्रिंट्स बहुत ही ज्यादा वीक आ जाए, जो एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ऑयल के भी दाम बढ़े हुए हैं, तो एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन फिर से थोड़ा हुआ यूएस में बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है हमें 2 या 3 महीने के बाद। शायद अगर वहां पे सरप्राइज आ जाए तो हम वापस गोल्ड में एक बहुत बड़ी उछाल देख सकते हैं, वरना यहाँ पे 1750 से 1850 के बीच के दायरे में गोल्ड अगले 2 या 3 महीने में काम कर सकता है। 1750 और 1850 के बीच में यहाँ पर सोना कारोबार कर सकता है। हमारे साथ सुरेंद्र मेहता जी भी हैं। और सुरेंद्र जी, आपका क्या व्यू है, क्योंकि जो कुछ आप लोगों ने नीचे में टारगेट्स दिए थे वहां तक तो अब सोने के प्राइसेस आ चुके हैं, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस, और यहाँ से अब क्या करने की राय है? देखिए मनीषा जी, जिस तरह से करेंसी मार्केट में घमासान चल रहा है, हम देख रहे हैं कि जापानीज येन, चाइनीज युआन, यूरोपियन करेंसी, सारी करेंसी लगातार गिरती जा रही है। जो एक हमें थोड़ा सा आज रिलीफ मिला है, वो ऑयल के दाम जो घटे हैं, वो एक रिलीफ थोड़ा सा मिलता है। मैं मानता ये हूँ कि आप यूएस गवर्नमेंट के यदि इकोनॉमिक सिनेरियो को देखें तो आपने देखा कि पिछले हफ्ते ही गवर्नमेंट वाज अबाउट टू शट डाउन, क्योंकि उनके पास में सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं थे। मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आती कि यदि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाएंगे, बॉन्ड यील्ड के रेट्स इनके बढ़ते जाएंगे, तो ये खुद अपने डेट की सर्विस कैसे करेंगे? और जब ये खुद अपने यूएस गवर्नमेंट खुद अपने डेट की सर्विसिंग नहीं कर पाएगी, तो ये इकोनॉमी कहीं ना कहीं जाके बस्ट हो जाएगी। अब इसमें कितना समय लगता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिलहाल मेरा मानना ये है कि गोल्ड एक अपनी रेंज बना रहा है जो $1796 से $1847 के बीच में होगी। तो मुझे लगता है कि 50, यदि आप इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें करंट यूएस करंट डॉलर से, तो 55,900 से 58,500 के बीच में गोल्ड ट्रेड करेगा। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अप डाउन साइड लगता नहीं है, बिकॉज मैं यूएस इकोनॉमी को लेकर, क्योंकि वो हर 45 दिनों में, हर 3 महीने में उन्हें उनके पास सैलरी देने के लिए भी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते, तो वो अपना डेट खुद ही सर्विस नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिप की एक्सपेक्टेशन गोल्ड में नहीं करनी चाहिए।
चिराग, इस समय इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं जो ऑलरेडी पोजीशंस होल्ड करते हैं इन वेरियस फॉर्म्स इन गोल्ड? कुछ घबराहट है, बाइंग कर रहे हैं डिप्स पे, और साथ ही नए इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए जो अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं? और बेहतर मौके मिलेंगे या यहीं पर एंट्री लेना सही है? देखिए दीपाली, यहाँ पे दो टाइप की इन्वेस्टर्स की बात करनी पड़ेगी। जैसे हम अगर ईटीएफ या जो फंड्स की बात करें, वो जो निवेशक है जिन्होंने काफी टाइम से सोने को पकड़ के रखा था और वो नहीं बेच रहे थे, इसलिए सोने में एक गिरावट भी नहीं आ रही थी। अब ये हुआ है कि पिछले 2-3 हफ्तों में उनकी तरफ से काफी हद तक सेलिंग जरूर आया हुआ है। हम देखें तो बीच में न्यूज आई थी कि ईटीएफ्स में भी आउटफ्लो हुए और जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स है, जो हेज फंड्स है, उनमें भी सेलिंग जरूर आया। हम सीएफटीसी डेटा जैसे नेक्स्ट वीक रिलीज हो गया आपको दिखाई देगा कि वहां पे काफी हद तक सेलिंग आया। फिजिकल इन्वेस्टर्स जो थे उन्होंने एक्चुअली अभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब जो सुनने में आ रहा है कि फिजिकल इन्वेस्टर फिर से अब मार्केट में आ रहे हैं क्योंकि गोल्ड के दाम $1800 की तरफ आ गए हैं। अब हमें लगता है कि शायद अगर गोल्ड यहाँ से भी और $40-50 गिरेगा तो ये बहुत ही अच्छा शायद भाव होगा। अगर किसी को भी 2-3 ईयर का व्यू हो जो थोड़ा बहुत और डाउनसाइड डाइजेस्ट कर सकता है, उसके लिए काफी अच्छे एंट्री पॉइंट्स होंगे। ऑल राइट, जिस तरह से हमने यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी और जैसे आपने विश्व में चिंताएं जताई हैं, सोना सेफ हेवन के तौर पर तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। वो सब कुछ हमने डॉलर इंडेक्स में जाता हुआ देखा है। किशोर, आप कैसे देखते हैं? यहाँ से भी सुरेंद्र जी, चिराग को लगता है कि कुछ और गिरावट सोने में देखने को मिल पाएगी? जिस तरह की सेलिंग है, क्या ये ओवरसोल्ड है या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर 1800 के स्तर भी टूटते हुए नजर आएंगे बहुत जल्दी? मनीषा, गुड मॉर्निंग। आई थिंक यहाँ पे ओवरसोल्ड टेरिटरी आने में काफ़ी समय लगेगा। बेसिकली जैसा चिराग ने बोला है कि मार्केट जब भी 0 से अब 5% तक भी इंटरेस्ट रेट्स आ गया था कि गोल्ड में कुछ खास करेक्शन देखने के लिए मिला ही नहीं था। सो दैट व्हाट यू कैन से दैट कि एबनॉर्मलिटी जो था वो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था कि जो इन्फ्लेशन टेम्पररी रहेगा एंड इन्फ्लेशन फाइटिंग मैकेनिज्म जो है, जो रेट इंक्रीजेस है, वो टेम्परेरी रहेगा। बट जैसा जैसा ये जो ओपिनियन बदल रहे हैं कि इन्फ्लेशन स्टिकी रह सकता है एंड इंटरेस्ट रेट्स भी स्टिकी रह सकता है, देन उसको लेकर मार्केट अपने आप को रिप्राइसिंग कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे जो वीकनेस है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। एंड हालांकि लेवल का जो है कि प्रॉब्ली 1750 तक जाएगा, 1780 तक जाएगा, बट गिरावट जो है मार्केट में अचानक आ जाता है। एंड आई थिंक मोस्टली लार्जली ये डिस्काउंटेड है कि आपको 2024 तक तो रेट कट का उम्मीद कम है। सो उतना तक तो डिस्काउंट हो चुका है। सो अगर फर्दर जो एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से ज़्यादा नीचे गिरेगा, यहाँ से $100 और नीचे होगा, वो टिपिकली टेक्निकल बेसिस पे, टेक्निकल फैक्टर्स पे रहेगा। प्रॉब्ली स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे, थोड़ा पैनिक हो भी सकता है, ऑलरेडी पैनिक है मार्केट में। तो फिलहाल के लिए आई थिंक शॉर्ट टर्म अगर देखें 56,500 के आसपास थोड़ा बहुत सपोर्ट्स मिल सकता है, एक पुल बैक आ सकता है वहां से। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे दोनों गोल्ड एंड सिल्वर में बिकवाली का राय अपनाना चाहिए। मिस्टर मेहता, सिल्वर पर आपके कोई कमेंट्स क्या हैं? पेन तो यहाँ भी क्लियरली विजिबल है। बुलियंस के प्रेशर के साथ साथ मेटल्स की डाउनसाइड भी काम कर रही है सिल्वर के लिए। $20 लाइकली लग रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में। यहाँ से फर्दर पेन कितना दिख रहे हैं? मुझे सिल्वर में ज्यादा पेन नजर नहीं आता, बिकॉज सिल्वर ने ऑलरेडी, यदि हम देखें तो ऊपर सिल्वर ने 76,500 देखा था भारतीय बाजारों में, जो अब लगभग 66,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऑलरेडी सिल्वर में हम एक अच्छा खासा 12%, 13% का करेक्शन देख चुके हैं भारतीय बाजारों में, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी इसी प्रकार का करेक्शन सिल्वर के अंदर हमें देखने मिला है। मुझे लगता है कि जो सिल्वर है उसका बॉटम ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि बन चुका है। मैं मैक्सिमम स्पॉट मार्केट में सिल्वर $20.47 तक जा सकता है, और यदि उसे भारतीय बाजारों में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 65,200 के आसपास सिल्वर एक बार ट्रेड करता हुआ शायद नजर आ सकता है। ऑल राइट, और जैसे कि किशोर ने भी कहा कि बिकवाली के मौके फिलहाल यहाँ पर ढूंढने चाहिए। एक्यूमुलेशन अभी भी यहाँ पर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चिराग, क्या ये आपकी भी राय है कि खरीदारी का समय फिलहाल ये सोने चांदी में नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं ये जरूर मानता हूँ कि शायद यहाँ से भी अभी भी थोड़ी बहुत डाउनसाइड पॉसिबिलिटी है। सेलिंग अभी शुरुआत हुई है, एक्चुअली और ज्यादा सेलिंग एक्सेंचुएट हो सकता है।
हाँ, लेवल्स बताना मुश्किल है कि कहाँ पे सपोर्ट आ सकता है, बट अगर $1800 ब्रेक हो जाता है तो ये बहुत ही बड़ा एक साइकोलॉजिकल बैरियर होगा जो मार्केट का टूटेगा, और उसकी वजह से नया सेलिंग जरूर मार्केट में दिख सकता है एल्गोज की तरफ से या फंड्स की तरफ से। ऑलराइट, तो यानी कुछ और मुनाफा वसूली भी यहाँ पर आ सकती है, चाहे वो सोना है या चांदी, और बिकवाली की राय अभी भी यहाँ पर कारोबारियों के लिए बनती हुई। बहुत शुक्रिया आपका चिराग और सुरेंद्र जी साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम डिटेल्स पर बात भी करने के लिए। किशोर, सिर्फ सोने चांदी में ही गिरावट नहीं है, अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर कच्चे तेल में भी देखने को मिली है। फिर चाहे वो एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट की थी, वो रीजन था, मुनाफा वसूली भी रही चीन की तरफ से जो हमने नंबर्स आते हुए देखे, या फिर सप्लाई जो टर्की और बाकी कंट्रीज से है। यहां से आप कहेंगे एक अपटिक अब थोड़ा सा खत्म होता हुआ नजर आया है, कंसोलिडेशन, मुनाफा वसूली रहेगी? बिल्कुल मनीषा, यहाँ पे दो फैक्टर्स है, स्पेशली जो आपने बताया कि फंडामेंटली डिमांड साइड थोड़ा सा वीक दिख रहा है, कि जो मार्केट एंटिसिपेट कर रहे थे उससे कमजोर है। सेकंड इज हेज फंड्स भी लगातार बेच रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइक 25 मिलियन बैरल के आसपास का हेज फंड से नया सेलिंग देखा था। एंड थर्ड इज दैट की करेंसी, स्पेशली डॉलर जो स्ट्रेंथ है 107 के आसपास जो डॉलर इंडेक्स पहुंच गया है और बहुत ही तेजी से बढ़ गया है डॉलर इंडेक्स। वो ऑल कमोडिटीज में डॉलर इंडेक्स का जो विपरीत चलता है तो वो तो सबको मालूम है। तो फिलहाल के लिए आई थिंक यहाँ पे भी बिकवाली का ही राय अपनाना चाहिए। 7400 के आसपास अगर पुल बैक आता है तो वहाँ पे बिकवाली करके चल सकता है क्रूड में। डाउन साइड में 7250 के आसपास रह सकता है, या 7300 का पुट ऑप्शन है, आई थिंक वो काफ़ी हद तक सेफ स्ट्रैटेजी रहेगा। 150 145 के आसपास अवेलेबल है, वो खरीदारी कर सकते हैं पुट ऑप्शन 7300 का 220 225 के आसपास का टारगेट्स के लिए। तो ये तो राय रही क्रूड पर, जहां पर बिकवाली का सजेशन है। लेकिन किशोर, बेस मेटल्स पर राय क्या है? ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ क्या रहेगी? क्योंकि 3% तक की गिरावट आज के सेशन में भी हम बेस मेटल्स में दिख रहे हैं। सो आई थिंक अगेन ऑल कमोडिटीज एक्चुअली डॉलर के विपरीत चलता है। वो सो जहां तक भी आपको डॉलर का जो स्ट्रेंथ है उतना वीकनेस आपको कमोडिटीज में दिखेगा। सो इट्स ए लार्जली नेगेटिव ट्रेंड है, नेगेटिव सेंटिमेंट अभी एटलीस्ट कपल ऑफ डेज तक ये चलेगा, इसका जब तक मार्केट डिस्काउंट कर देगा तब तक। सो फिलहाल के लिए आई थिंक शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखें तो कॉपर में एक बिकवाली करके चल सकते हैं। आपका टारगेट्स हो सकता है 702 701 के आसपास, जो थोड़ा सा अगर पुल बैक आता है 710 के आसपास का जो लेवल्स है वो काफ़ी अच्छा लेवल्स दिखता है मुझे बेचने के लिए। 714 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, एंड टारगेट आपका 702 के आसपास हो सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए बेस मेटल्स पर। कॉपर में उछाल पर बिकवाली की सलाह है, 710 के आसपास मिले तब बेचकर आप चल सकते हैं। प्रेशर आज पूरे पैक में क्लियरली देखने को मिल रहा है। शुक्रिया किशोर शो में आने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए, सभी कमोडिटीज पर स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। ब्रेक के उस पर भी कमोडिटीज पर फोकस करेंगे, खासतौर से स्पाइसेस पर। जल्द वापस आते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ट्रेडिंग कंपनी के प्रोप्राइटर दिनेश भट्टर। दिनेश जी नमस्कार। और सितंबर की अगर बात करें तो गुआर सीड और गम दोनों में ही 10 से 12% की गिरावट थी। अक्टूबर की शुरुआत भी कोई बहुत अच्छी नहीं हुई है, 2 से 3% की मुनाफा वसूली आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर सामने है। जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, जिस तरह के भावों की मूवमेंट है, कैसे देखते हैं आप सामने सप्लाई और डिमांड? मैम अभी निरंतर, नमस्कार मैम, मनीषा मैम नमस्कार। अभी निरंतर नई आमदनी आ रही है। कल भी आमदनी 80,000 बोरी थी, कल वायदा तो बंद था, और कल मंडिया भाव थी 50-100 रुपए मंदी बिक रही थी। अभी कंटिन्यू आमदनी का प्रेशर है, तो अभी स्टॉकिस्ट को भी अच्छा माल लेना था, अच्छा माल कम। जैसे हम बाजार में अभी माल देख भी रहे हैं, भाव भी देख रहे हैं कि 5400 के भाव यहां पर आ चुके हैं। जिस तरह की आमदनी दिनेश जी आप बाजार में आता हुआ देखते हैं, कितना प्रेशर और या कितनी गिरावट और भावों में देखने को मिल सकती है? अभी दीपावली तक जो आमदनी, किसानों को पैसों की जरूरत भी रहेगी, दीपावली तक प्रेशर रहेगा। जो भी माल निकल रहा है अभी किसान सीधे मंडिया लेके आ रहे हैं।
में दिनेश जी किस तरह के खरीदार हैं एज ऑफ नाउ इस लेवल पे? क्या आप बहुत ज्यादा खरीदारी आता हुआ देखते हैं? मैम क्या इस लेवल पे लेवाल है, खरीदार हैं बाजार में? हाँ अभी मैम इस स्थिति में 5,000 की गवार में कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉकिस्ट भी आ जाएगा, बाहर सब आ जाएंगे मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चिंता जो नीचे के दिनेश भाव जी में जी स्टॉकिस्ट भी खड़े होंगे। हम्म एक चिंता जो दिनेश जी बाजार को एज ऑफ नाउ है कि सामने मांग बहुत ज्यादा नहीं है, एक्सपोर्ट की मांग बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर नहीं आई है और लोगों को लगता है कि पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड भी है, इस बार की आमदनी भी अच्छी हो रही है। आपको लगता है उसका दबाव बनता रहेगा? अभी नीचे के भाव में जैसे अभी 5,000 की मंडियां चल रही है, 5,051 की मंडियों में गिरेगी, स्टॉकिस्ट भी आएगा। डिमांड तो रेगुलर अभी इस साल कम रही है, उम्मीद करते। कल हमने हमारे सेमिनार हुआ था जोधपुर ओशिया में हमने किया था, उसमें एक्सपोर्टर भी आए थे और डिमांड की बात को लेकर वो बोल रहे डिमांड इसके अंदर नई डिमांड इस साल बढ़नी चाहिए, उन्होंने ऐसा बताया है। दिनेश जी इस साल नीचे के भाव है उसमें एक और सवाल यहाँ पर जो हम बात करते रहते हैं कि हाँ मौसम को देखकर गुआर काफी काम करता है। अगस्त में बहुत बारिश नहीं हुई, लेकिन काफी जानकारों का ये भी कहना है कि जुलाई में जो बारिश हुई वो बहुत ज्यादा अच्छी थी और उसकी वजह से नरमी यहाँ पर सॉइल में मॉइस्चर यहाँ पर था बरकरार और बाजार को इतना नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई यहाँ पर नुकसान आया होगा। ओसिया में अच्छा खासा यहाँ पर सेमिनार हुआ है। ओवरऑल आपको क्या लगता है किस तरह की फसल देखने को मिल सकती है? फसल मैम ऐसे अलग अलग मत थे, 55 से 60 लाख वाले ज्यादा थे और 75-80 वाले भी बताने वाले थे। तो फसल मेरे अनुमानित के अनुसार 75 लाख समथिंग, 70 से 75 लाख बोरी वाले बोलने वाले थोड़ा ज्यादा थे कि भाई इतनी फसल तो आनी चाहिए। ओके अच्छा दिनेश जी, आपने जैसे कहा कि दिवाली तक तो भाव थोड़े ऐसे ही रहेंगे, एक अंदाजा अगर आप दे सकें फिलहाल की स्थिति को देखते हुए कि अब से 1-1.5 महीने में कितना नीचे आ सकते हैं भाव, इन्हीं लेवल्स के आसपास रहेंगे, एग्जैक्टली कैसे रह सकते हैं प्राइसेस? मैम ऐसा है, हेलो आवाज आ रही है मैम? हेलो हेलो जी आ रही है दिनेश जी आपकी आवाज। हाँ मेरी आवाज है, सॉरी मैम। एग्री के अंदर सबसे बॉटम आइटम का यही आइटम है जो स्टॉक करने लायक है, गवार। और ये इसके अलावा दूसरी कमोडिटी के भाव सब ऊपर है। तो एग्री के अंदर 5,000 के रेंज के अंदर मंडियों के अंदर सबसे नीचे वाला आइटम गवार ही है। तो मेरे हिसाब से गवार लगा स्टॉक करने में कोई बुरे नहीं है। हर साल इसमें 20% 25% की तेजी मंदी दोनों आती है, तो इसमें 20% की हर बार 20% का चांस मिलता है। इस बार भी 20% की तेजी आई है। पिछले साल 4500 वाला गवार 6500 रुपए किसानी आमदनी के समय हुआ था और इस बार किसान लेके आ रहा है। व्यापारियों को बहुत अच्छा मौका है, 5,000 का गवार वो लेने का उसको मौका है। तो जाने में कोई ज्यादा जोखिम नहीं है, बड़ी जोखिम नहीं होता है। अगर किसान गवार व्यापारियों को देता है नीचे के भाव में, 5,000 की रेंज के अंदर नीचे के भाव में दे रहा है तो लेना चाहिए। तो खरीदारी के मौके हैं यहाँ पर और आगे जाकर तेजी देखने को मिल पाएगी। दिनेश जी क्योंकि आप हमारे साथ हैं और क्योंकि आप जीरा के भाव भी यहाँ पर बखूबी देखते हैं, यहाँ पर जिस तरह की आज गिरावट या मुनाफा वसूली देखने को मिली है वो क्यों है? क्या ये प्रॉफिट टेकिंग है और यहाँ से यहाँ क्या करने की उम्मीद है? हेलो जी क्या मैम, वापस रिपीट कीजिए मैम। मैं आपसे जीरे के बारे में पूछ रही थी कि यहाँ पर भी गिरावट है, यहाँ फंडामेंटल्स बेहतर हैं, उसके बावजूद आज जिस तरह की मुनाफा वसूली है और 2% की गिरावट, इन भावों को कैसे देखते हैं आप? जीरे में मैम अभी क्या है, बड़े छोटे ट्रेडर के तो वायदा का जड़ बड़ा जोखिम का माल लिया हुआ नहीं है, ज्यादा बड़े ट्रेडर का ही खेल है। तो अभी बिजली का टाइम है, सोइंग का टाइम है आगे। अभी एक्सपोर्ट की डिमांड नवंबर के अंदर अच्छी आती है, तो जीरे अक्टूबर नवंबर में अगले 2-3 महीने में एक्सपोर्ट की डिमांड अगर अच्छी आती है तो बाजार चलेगा। अन्यथा बड़ा स्टॉक बड़ा माल नहीं, गिरे की सामने रहेगी तो भाव रहेगा। इसमें डिमांड और सप्लाई से भाव खड़ा रहेगा। इसमें वायदे को लेकर जोखिम मैं ऐसे नहीं मानता हूँ। वायदे में ऑल टाइम हाईज थे जीरे में, वो वाला टाइम अब खत्म हो चुका है। अब यहाँ से कुछ तेजी आई तो आई, नहीं तो भाव यहीं पड़े रहेंगे। डिमांड आएगी और अच्छी डिमांड आने की उम्मीद एक्सपोर्ट वालों को लगता है अच्छी डिमांड आएगी आगे नवंबर के अंदर। क्यों, इंडिया के अलावा कोई बड़ा सप्लायर नहीं है वर्ल्ड में और दूसरे देशों के भाव इंडिया के कंपेयर में ऊपर ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिमांड अगर नहीं है सिरे से, चाइना की भी आगे आती है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कोई भी वर्ल्ड में इंडिया के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है बाइंग के लिए।
अभी एक ये डिलीवरी का पैनिक है, यहाँ पर कोई मंदी आए तो आए, बाकी आगे बड़ी कोई डिलीवरी सामने खड़ी है नहीं। अभी 4 महीने भी माल चाहिएगा, तो 4 महीनों के लिए सप्लाई इतनी बड़ी लग नहीं रही है कि 4 महीने निकाल सके, ऐसा लग नहीं रहा है। ओके ओके, तो यानी एक्सपोर्ट डिमांड प्राइसेस को सपोर्ट लगातार लेंड करेगी। चाइना की ओर से जो परचेजेस हैं वो रिज्यूम हो सकते हैं अक्टूबर नवंबर में, और इसीलिए ये आउटलुक आपको अक्टूबर नवंबर के पर्सपेक्टिव से जीरे पर मिला है। शुक्रिया दिनेश जी अपने व्यूज ग्वार पैक पर, जीरे पर शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। तो ग्वार में खरीदारी का मौका है, 20-25% के रिटर्न ऑन एन एवरेज हर साल ये कमोडिटी आपको देगी और बॉटम पर फिलहाल ट्रेड कर रही है। चलिए इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त है। मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार आप देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।